Hello, this is Praveen and today we will start with the electrochemistry chapter. See, in this electrochemistry chapter, we have to study about the relation between chemical reaction and electricity. In this electrochemistry chapter, we have to study the relation between electricity and chemical reaction and electricity. When chemical reactions are produced with the help of electricity, when chemical reactions are produced with the help of electricity, then that device is known as electrolytic cell. When chemical reactions are produced with the help of electricity, then that device in which chemical reaction is produced is called electrolytic cell. And when electricity is produced with the help of chemical reaction, that device is known as इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम वोल्टेइक सेल भी कह रहे हैं. तो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज वोल्टेइक सेल. और अगर केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के बलबूते पे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. यानी इस चैप्टर में आपको समझ में आया होगा कि मेनली हमको दो ही चीजें पढ़नी है, एक वोल्टेइक या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल. अब बात आती है वोल्टेइक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में. जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे होते हैं वो मेटेलिक कंडक्टर की तरह इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, वो आयंस होते हैं. तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दोनों में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले आयंस होते हैं, उन आयंस को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. तो यहाँ पे एक तीसरा सब टॉपिक हमको अच्छे से समझना होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, उनके बिहेवियर्स क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स उनके इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टिविटी को प्रभावित करते हैं. सो आई मस्ट से दैट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज a branch of science where we study about relation between chemical reactions and electricity. In electrochemistry, we have to study only three topics. First one is electrochemical cell, जिसको voltaic cell भी बोलते हैं. Second one is electrolytic cell, and third one is electrolyte. And now we will start with the electrolytic cell. As far as this electrolytic cell is concerned, आपको दो बातें बहुत ठीक से समझ में आनी चाहिए कि सेल क्या होता है और इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है. तो मैं आपको बताऊं, सेल का सिंपल मतलब होता है कोई भी डिब्बा. अगर आपको डिटेल में नहीं पता है तो फिलहाल के लिए आप इतना जानिए कि सेल का मतलब होता है एक डिब्बा, कंटेनर, वेसल, डिवाइस जिसमें कोई भी रिएक्शंस करवाते हैं. इनफैक्ट पानी का बॉयल होना भी एक रिएक्शन ही है. तो आप पैन को भी, डब्बे को भी आप सेल बोल सकते हैं. सेल लिटरली मीन्स कंटेनर, एन एम्प्टी वेसल्स जिसमें हम कुछ करवाते हैं. एंड सेकेंड थिंग इज इलेक्ट्रोलिसिस. सी दिस इलेक्ट्रोलिसिस इज ए फेनोमेना. ये तो समझ में आता है आपको, या इसको हम प्रोसेस बोलते हैं. एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या करवाते हैं हम, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कैरीड आउट. Non-spontaneous chemical reactions are carried out. Then electrolysis is a process in which non-spontaneous reaction is carried out. अगर नहीं पता है आपको non-spontaneous क्या होता है, तो मुझे बताना है कि reactions जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक spontaneous और दूसरा non-spontaneous. यहां लिखा हुआ है. ऐसे रिएक्शंस जो अपने आप हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. नमक को पानी में घोलेंगे तो अपने आप घुल जाएगा, दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. और ऐसे रिएक्शन जो अपने आप नहीं होते हैं, नमक से आपको सोडियम फिर से बनाना हो, अपने आप नहीं होगा. क्लोरीन गैस फिर से बनानी हो, अपने आप नहीं होगा. तो जो रिएक्शन अपने आप नहीं होते हैं उनको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं, और जो अपने आप ही हो जाते हैं उनको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं. तो इलेक्ट्रोलिसिस में हम उन रिएक्शंस को करवाते हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं. इट इज ए प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस इज ए प्रोसेस
or phenomena in which non-spontaneous chemical reactions is carried out. मैंने समझाया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझने के लिए दो बेसिक्स आप समझ लीजिए। सेल क्या होता है? सेल का मतलब होता है डब्बा, कंटेनर, वेसल, डिवाइस। द डब्बा कैन आल्सो बी कॉल्ड एज डिवाइस। And electrolysis is a phenomena in which non-spontaneous reaction, chemical reaction is carried out. So इस phenomena को जिस डिब्बे में हम करवाते हैं, that डब्बा is called as what? Electrolytic cell. So now what can we say about this electrolytic cell? We can say that it is a device, nothing else, in which non-spontaneous reactions are carried out. Non-spontaneous chemical reactions, आप यहां रिएक्शन ही लिखिए चलेगा, रिएक्शन is carried out. सेल का मतलब कंटेनर और डिवाइस। इलेक्ट्रोलिसिस इज ए phenomena in which non-spontaneous reaction is carried out, and electrolytic cell is a device, is a container, is a apparatus where that electrolysis phenomena is carried out. Now we have to understand the working structure, working diagram of electrolytic cell in which electrolysis is going to happen. Now we will deal with the working diagram of electrolytic cell. जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आपको समझना होता है, उसकी वर्किंग को समझनी होती है, उसके अंदर हो रहे केमिकल रिएक्शंस को समझना होता है, इलेक्ट्रोलिसिस को समझनी होती है, तो आपको ध्यान रखना होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के दौरान हमें सिर्फ चार चीजों की जरूरत होती है। पहला कंटेनर, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट, तीसरा इलेक्ट्रोड और चौथा बैटरी। अगर हमारे पास ये चार चीजें हैं, हम इलेक्ट्रोलिसिस को आराम से करवा सकते हैं, और जिस डब्बे में करवाते हैं दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो अगर हमें वर्किंग डायग्राम समझना है तो हमें चार चीजें लेनी होंगी, और चारों चीजों को मैंने यहां पे ले रखा है। पहली चीज जो ले रखा है दैट इज कंटेनर, एंड दैट कंटेनर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सर कौन सा कंटेनर, किस तरह का कंटेनर ले सकते हैं? थोड़ी अपनी समझदारी भी ध्यान रखिए, और आपको पता है आप प्लास्टिक भी ले सकते हैं, बशर्ते ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट उस प्लास्टिक के साथ रिएक्ट ना करे, या फिर प्लास्टिक उस इलेक्ट्रोलाइट को बियर कर ले, सहन कर ले। अदरवाइज चीनी मिट्टी का बना हुआ भी आप डब्बा ले सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस आप कोई सा भी डब्बा ले सकते हैं जो रिएक्शंस को हैम्पर ना करे। सेकेंड वन यू हैव टू टेक इज इलेक्ट्रोलाइट। हमने यहां पे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ब्राइन सॉल्यूशन लिया है। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब होता है पानी में नमक घोल के ले लिया है हमने, यहां पे पानी लिया और पानी में नमक घोल दिया। थर्ड वन वी हैव टेकन इज इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड कहां से मिलेंगे? यू कैन गेट द इलेक्ट्रोड एवरीवेयर इन इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल शॉप, बट अगर आपको लोकल तरीके से ऑब्टेन करना है तो जस्ट डू वन थिंग। जो घर में निप्पो या एवरेडी के सेल्स होते हैं उनको आप अगर तोड़ेंगे तो उसके अंदर जो काला रॉड दिखाई पड़ेगा दैट इज कॉल्ड एज ग्रेफाइट रॉड। अगर आप उसको निकाल सकते हैं तो उसको निकाल के यहाँ पे किसी चीज की मदद से क्लैंप कर दीजिए, और ये हमारा इलेक्ट्रोड भी हमको मिल गया। चौथी चीज जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए इंपॉर्टेंट होती है दैट इज बैटरी। निप्पो या एवरेडी जो भी आपके घर में है, उस निप्पो एवरेडी को आप इस तरह से यहाँ पे लगा दीजिए कि इसका जो पॉजिटिव सिरा हो वो यहाँ पे हो और नेगेटिव सिरा यहां पे हो। ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द IUPAC सिंबल ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। जब भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का वर्किंग डायग्राम समझते हैं और बनाते हैं, हमेशा हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को राइट हैंड साइड रखते हैं। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में चार चीजें मिल गई हमको। एक डब्बा यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मिल गया, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट यानी नमक का घोल पानी में मिल गया, तीसरा इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट रॉड्स को हमने किसी की तरीके से अपने हिसाब से अपनी समझदारी से हमने क्लैंप कर दिया यहाँ पे, और चौथा उस ग्रेफाइट रॉड को हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी या सेल से, निप्पो या एवरेडी जो घर में अवेलेबल है। ये रिएक्शन अगर स्टार्ट होगा तो यहाँ पे कुछ बुलबुले उठते हुए या फिर यहाँ पे आपको कुछ हल्का फुल्का कोई सेंसेशन, कोई रिएक्शन आपको धीरे धीरे नजर आने लगेगा 30-40 सेकेंड के अंदर। वो रिएक्शंस क्या है? दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड रिएक्शन हैपनिंग ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस इन द डिवाइस कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। Actually we have to understand that electrode reactions only.
इलेक्ट्रोलिटिक सेल के वर्किंग डायग्राम के दौरान जब उसको हम नोटबुक में डिस्प्ले करते हैं तो ये नियम है कि हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, जिसको एनोड कहते हैं, और वहां पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। इस बात को अगर आप मेमोराइज करना चाहते हैं तो आप एक वर्ड है उसको मेमोराइज कर लीजिए, दैट इज पालो। सिमिलरली राइट हैंड साइड में जो भी इलेक्ट्रोड होगा, दैट इलेक्ट्रोड शुड बी नेगेटिवली चार्ज्ड, that will be called as cathode electrode. It will be always present at the right side as said earlier, and यहाँ पे हमेशा रिडक्शन होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के दौरान जब भी हम इलेक्ट्रोड रिएक्शंस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोड दो होंगे, एक एनोड और एक कैथोड। एक एनोड होगा और एक कौन सा होगा, कैथोड। आपको याद क्या रखना है, ई पालो याद रखना है। यानी जो एनोड होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, और जो कैथोड होगा वो राइट हैंड साइड पे होगा। कैथोड हमेशा राइट हैंड साइड पे होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, और वहां पे हमेशा रिडक्शन होगा। तो अगर इलेक्ट्रोड रिएक्शंस को हम कंटिन्यू करें तो यहां पे दो इलेक्ट्रोड्स हैं, वन इज एनोड एंड अदर इज कैथोड। अब इस एनोड के सराउंडिंग्स में हमें क्या दिख रहा है, वी हैव टू फोकस ऑन दैट। तो अगर हम एनोड के पास गए तो एनोड खुद किस एटम से मिलकर बना हुआ है, कार्बन से। इट वाज ग्रेफाइट रॉड, अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड। एनोड खुद पॉजिटिवली चार्ज है, और उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कौन कौन से आयंस यहां पे आएंगे। आपने देखा था कि जब आपने इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ब्राइन सॉल्यूशन लिया था तो ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब आपने NaCl लिया था, जो टूट कर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में बिखर गया होगा। पानी लिया था, हालांकि पानी डिसोसिएट नहीं होता है, लेकिन अगर कम डिसोसिएट होता है तो भी हम उसको दिखा दे रहे हैं कि देखो भाई पानी अपनी वजह से H+ और OH आयन की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे इस इलेक्ट्रोलाइट में दो तरह के कैटायन दिख रहे हैं, H+ और सोडियम आयन। दो तरह के एनायन दिख रहे हैं, क्लोराइड आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। सिंस दिस एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, so common sense can be applied that anions will move towards that anode. Anion will move towards the anode. Since this is positively charged and this cathode is negatively charged, so this cation should move towards the cathode. While talking about the electrode reaction, we have to focus on this, what ions and what atoms are present surrounding that electrode. Around the electrode, anode, we have three things only. Since it is positively charged, so we have two anions, chloride ions and hydroxyl ion nearby this, अपने आप मूव करके इधर चले जाएंगे, and carbon itself, जिससे इलेक्ट्रोड मिलकर बना हुआ है। Here at cathode we can also see again that cathode itself is made up of an atom called as carbon. Since cathode is negatively charged, so positively charged cations will surround this cathode. आपको सारी बातें पता चल गई, तो लास्ट ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एट एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑलवेज। तो यहां पे ऑक्सीडेशन होना है, यहां पे रिडक्शन होना है। आपने कहीं पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अगर मल्टीपल एटम्स और आयंस मौजूद हैं, then oxidation and reduction will be determined with the help of electrochemical series, या उसको रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल एक्टिविटी सीरीज, बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। तो अगर हमको पता करना है कि इन चार केमिकल एंटिटीज में कौन कैथोड पे जाके पहले रिड्यूस होगा, कैथोड पे तो रिडक्शन ही होना होता है, तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ऑब्जर्व करना होता है। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा और इसलिए वही जाके कैथोड पे रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बना रखा है कि कार्बन, सोडियम आयन और हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल आपको किसका दिखाई पड़ रहा है, हाइड्रोजन का दिखाई पड़ रहा है। ये नीचे की तरफ है, जिसका नीचे की तरफ होता है, तो अपने अर्लियर डेज में ऐसा कुछ पढ़ा है कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा, न तो सोडियम आयन का होगा, न तो कार्बन का होगा। दैट विल बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल और रिएक्टिविटी सीरीज।
सो हाइड्रोजन का रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रोनेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू नो वेरी वेल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन से इसकी मुलाकात करवा देंगे और ये हाइड्रोजन एटम बन गया। थोड़ी अपनी समझदारी आप जाया करेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अगर ले लिए तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी और 2 हाइड्रोजन एटम बनेंगे जो कि बाद में हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में इस पे इवॉल्व होंगे यहाँ पे, यानी यहाँ पे कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ओवर हियर एट द एनोड, आपको पता है कि एनोड पे जो भी आयंस एटम्स एनोड के सराउंडिंग में पाए जाएंगे उसी के हिसाब से वहां पे हम डिसाइड करेंगे कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो किसका होगा, और उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के पास जाना होगा। अगर हम इन तीनों आयंस में देखें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है हाइड्रोक्सिल आयन का। तो नियमतः यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन जो होंगे वो ऑक्सीडाइज होंगे, एक इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे बिकॉज ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज डी इलेक्ट्रोनेशन। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पे OH बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर आप जरा समझदारी दिखाएंगे तो अगर इसको 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे H2O हो जाएगा, यानी वाटर हो जाएगा, एक ऑक्सीजन बचा और एक ऑक्सीजन को आपने ऐसे हाफ O2 के फॉर्म में निकाल दिया और 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से यहाँ पे 2। होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड दिस। 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे H2O कर दिया मैंने और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे लिया है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन को इस तरह से मैंने मेंशन कर दिया। Hope you understood. So we can easily see that electrode reaction occur at the electrodes, anode and cathode respectively, and the electrode reaction will be determined by the position of that ions, atoms or chemical entities onto the electrochemical series, reactivity series or metal activity series. अकॉर्डिंग टू मेटल एक्टिविटी सीरीज, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड पे रिड्यूस होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो एनोड पे ऑक्सीडाइज होगा। नाउ वी कैन से दैट दिस इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज गवर्न्ड बाय, इट इज अफेक्टेड बाय 3 फैक्टर्स ओनली। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ व्हाट बेटा, इलेक्ट्रोड। Second one is nature of electrolyte, nature of electrolyte, and third one is over potential. We will discuss it separately. We will discuss this topic separately just after this lecture. See, here the electrodes are carbon. Carbon are inert. These atoms never take part in the chemical reactions. They are most of the time they are inert. So here carbon is not involving in the electrode reaction. Out of this multiple ions, if multiple ions are present in the electrolytic solutions, then oxidation or reduction is occurring according to the electrochemical series, position in the electrochemical series. लेकिन कभी कभी कुछ और भी बात हो जाती है। लेकिन से मुझे एक शर्ट खरीदनी है और वो शर्ट किसी मॉल में बहुत अच्छे से देखें तो वहां पे वो 2000 रुपए की मिल रही है और वही शर्ट मेरे घर के बगल में 2050 रुपए की मिल रही है। तो आप मुझे बताओगे कि शर्ट मुझे कहां से खरीदनी चाहिए? मॉल में 2000 रुपए में मिल रही है और घर के बगल में 2050 रुपए में मिल रही है। तो आप समझदार होंगे तो मुझे बताएंगे मुझे वो शर्ट कहां से खरीदनी चाहिए। आप में हो सकता है आप में से कई लोग ने कहा हो कि मुझे मॉल से खरीदनी चाहिए, 50 रुपए सस्ते वहां मिल रही है। लेकिन मेरे भाई, मैं हो सकता है 200 रुपए 100 रुपए का पेट्रोल फूंक कर मॉल तक पहुंचूं, 20 रुपए उसकी पार्किंग का चार्ज दूं, अपना आधा घंटा टाइम जाया करूं और पता नहीं कितना अपना दिमाग जाया करूं। तो ओवरऑल मेरे लिए सस्ता कहां से पड़ा? घर के बगल से पड़ा। तो ऐसा कभी कभी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि यहां पे हाइड्रोक्सिल आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोक्सिल आयन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। इसका ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है,
उसी का तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए। लेकिन चूंकि वाटर न्यूट्रल होता है और वाटर बहुत ही कम मात्रा में H+ आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूटता है, तो हाइड्रोक्सिल आयन की क्वांटिटी कम होने की वजह से बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो जाती है इन आयंस को प्रोड्यूस करने में। यानी यहां पे एक्स्ट्रा पोटेंशियल खर्च हो रहा है, इस रिएक्शंस को करवाने में ज्यादा ऊर्जा लग रहा है कंपैरेटिवली। तो वास्तविकता में क्या होता है कि अगर ये सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, अगर OH आयन की मात्रा बहुत कम है, तो इसको प्रोड्यूस करने में एक्स्ट्रा पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से ये रिएक्शन ना होके इसके स्लाइटली नीचे जो है उसका रिएक्शन प्रिफर्ड हो जाता है, और इसकी वजह को हम बोलते हैं ओवर पोटेंशियल। ये मोस्ट ऑफेंडिंग होता है, ये जहां जहां होता है वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ता है। बट ये भी जान लीजिए कि कभी कभी कोई काम नियम से नहीं होता है। जैसा हमने अभी पढ़ा कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो जल्दी से रिड्यूस होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो जल्दी से ऑक्सीडाइज होगा। लेकिन कभी कभार अगर उसकी क्वांटिटी कम है तो उसको प्रोड्यूस करने में अगर ज्यादा एनर्जी, ज्यादा अमाउंट, ज्यादा पूंजी, ज्यादा एनर्जी जा रही है, तो आप क्या करते हो? उसके बजाय जो कम दर में ही प्रोड्यूस हो जा रहा है आप उसको प्रेफर करते हो। दैट इज व्हाट वी हैव सीन ओवर हियर। सो ओवर पोटेंशियल is simply defined as the potential which is required, the extra potential। इसको डिफाइन करने में आपको जरा भी प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस में नहीं आना चाहिए। इसको सिंपल कैसे, ओवर पोटेंशियल का मतलब the extra potential which is required to carry out electrode reactions। reason for extra potential, over potential, why over potential will be required? Whenever amount of that ions will be much lesser, then always over potential will be required for common sense। So hope you have understood the working diagram of the electrolytic cell as well as electrode reaction। Okay, thank you very much। This is Praveen signing out until we meet again।